1757 में प्लासी की लड़ाई, हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है। इसे अक्सर वो पल माना जाता है जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। हाँ, पर सच तो ये है कि वो एक लड़ाई कम और एक साजिश ज्यादा थी। बिल्कुल, एक सौदा था जो मैदान पर लड़े जाने से पहले ही तय हो चुका था। सही बात है। लेकिन आज हम उस लड़ाई की तह तक जाएंगे जिसने उस कच्ची नींव पर एक ऐसी मजबूत पत्थर की इमारत खड़ी कर दी जिसे अगले 200 साल तक कोई हिला नहीं सका। हम बात कर रहे हैं बक्सर की लड़ाई की। बिल्कुल सही कहा। अगर प्लासी एक धोखा था तो बक्सर एक असली आमने सामने की जंग थी। हाँ, यहाँ कोई साजिश नहीं थी। कोई साजिश नहीं, बस दो ताकतें थीं जो अपनी पूरी शक्ति से एक दूसरे से टकराईं। और इसी टकराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारियों की एक टोली से एक शाही ताकत में बदल दिया। और यहीं से उन्हें मिला बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार, मतलब टैक्स वसूलने का कानूनी हक। हाँ, आज की हमारी बातचीत इसी बदलाव की कहानी है। कैसे बंदूक की नोक पर मिली एक जीत ने कलम से लिखे गए एक फरमान का रास्ता खोला, जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत उस आदमी से करते हैं जो इस पूरे संघर्ष के बीच में खड़ा था, मीर कासिम। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बनाया, पर वो एक कठपुतली था। जब मीर जाफर अंग्रेजों की पैसों की मांग पूरी नहीं कर पाया तो कंपनी ने उसे हटाकर 1760 में उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। उन्हें लगा कि ये भी एक और कठपुतली ही साबित होगा। और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। बहुत बड़ी गलती। मीर कासिम उस दौर के नवाबों में शायद सबसे ज्यादा काबिल और दूर की सोचने वाला शासक था। अच्छा। हाँ, उसे पता था कि अंग्रेजों के साये में रहकर वो कभी आजादी से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने आते ही कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने कलकत्ता में बैठे कंपनी के अफसरों को बेचैन कर दिया। जैसे कि सबसे पहला कदम क्या था? सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम था राजधानी बदलना। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर सीधा मुंगेर, आज के बिहार में शिफ्ट कर ली। ओहो, ये तो एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। वो सीधे सीधे कह रहा था कि मैं तुम्हारी पहुंच से दूर रहना चाहता हूँ। बिल्कुल, कलकत्ता से दूर, जहां कंपनी की हर साजिश पकती थी। ये सिर्फ दूरी बनाना नहीं था, बल्कि अपनी ताकत खड़ी करने की तैयारी थी। मतलब वो तैयारी कर रहा था। पूरी तैयारी। मुंगेर में उसने अपनी सेना को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग देनी शुरू की। बंदूकें और तोपें बनाने के लिए बाकायदा कारखाने लगवाए। उसने अपनी फाइनेंशियल हालत सुधारने पर भी काम किया। जिन अधिकारियों ने सरकारी पैसे का गबन किया था, उन पर भारी जुर्माना लगाया। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। तो वो एक स्वतंत्र शासक की तरह काम कर रहा था, जो अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। पर टकराव की असली वजह तो व्यापार को लेकर हुई है ना? हाँ, वो एक खास तरह का पास, दस्तक। बिल्कुल, दस्तक। यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ। देखिए, मुगल बादशाह ने 1717 में एक फरमान दिया था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने सामान के आयात निर्यात पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिर्फ कंपनी को? हाँ, सिर्फ कंपनी के व्यापार के लिए। लेकिन कंपनी के कर्मचारी इसका बेजा इस्तेमाल अपने निजी व्यापार के लिए कर रहे थे। वो अपना माल बिना टैक्स दिए बेच रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। और मुझे लगता है ये भ्रष्टाचार और भी गहरा था। वो इस दस्तक को भारतीय व्यापारियों को भी बेच रहे थे। सही पकड़ा आपने। एक तरह से उन्होंने टैक्स चोरी का एक पूरा बाजार खड़ा कर दिया था। ये सिर्फ राजस्व के नुकसान की बात नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि बंगाल का असली शासक कौन है। मीर कासिम ने इस पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की, पर जब अंग्रेज नहीं माने तो उसने एक ऐसा दांव चला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या किया उसने? उसने कहा, ठीक है, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। उसने बंगाल के अंदर होने वाले व्यापार पर से सारे टैक्स ही हटा दिए। वाह, ये तो कमाल का मूव था। मतलब अगर मैं तुम्हें मिले खास अधिकार को खत्म नहीं कर सकता तो मैं उस अधिकार को सबको दे दूंगा, ताकि वो खास रहे ही ना। बिल्कुल, उसने भारतीय और ब्रिटिश व्यापारियों को एक ही पायदान पर खड़ा कर दिया। यकीनन ये बात अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। पसंद आना तो दूर की बात है, वो आग बबूला हो गए। उनका सारा फायदा, वो जो एज था, वो खत्म हो गया था। उनके लिए सीधी बगावत थी। और यहीं से फिर? बस यहीं से 1763 में दोनों के बीच जंग छिड़ गई। तो जंग शुरू हो गई। जाहिर है मीर कासिम को अंग्रेजों की सैन्य ताकत का अंदाजा था। शुरुआती दौर में क्या हुआ? शुरुआती लड़ाइयों में, जैसे कटवा और गिरिया में, मीर कासिम की सेना को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की सेना छोटी थी, पर कहीं ज्यादा अनुशासित और बेहतर हथियारों से लैस थी।
मीर कासिम को मुंगेर छोड़कर अवध की तरफ भागना पड़ा। कई लोग सोच सकते थे कि कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन असल में कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। मीर कासिम ने हार नहीं मानी थी? बिल्कुल नहीं। वो अवध पहुंचा और वहां उसने वो किया जो शायद पहले हो जाना चाहिए था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश की। एक तरह से उस वक्त की उत्तर भारत की 3 बड़ी ताकतों को एक साथ लाने का प्रयास। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा गठबंधन नहीं था। इसमें 3 बड़े नाम शामिल थे। एक तो खुद मीर कासिम, बंगाल के नवाब, जो अब नवाब नहीं थे। हाँ, पद से हटाए गए नवाब। दूसरे थे शुजाउद्दौला, जो उस वक्त अवध के शक्तिशाली नवाब थे। और तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, जो उस वक्त के मुगल बादशाह थे। उस समय तक मुगल सल्तनत अपनी पुरानी शान खो चुकी थी, लेकिन बादशाह के नाम का वजन अब भी पूरे हिंदुस्तान में था। बहुत ज्यादा। उनके नाम से सिक्के चलते थे, उनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था। उनकी मौजूदगी किसी भी गठबंधन को एक कानूनी और नैतिक बल दे देती थी। तो अब मैदान तैयार था। एक तरफ ये 3 भारतीय शक्तियों का गठबंधन और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर के मैदान में इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक लड़ी गई। तो अब आते हैं असल लड़ाई पर। बक्सर का मैदान, एक तरफ करीब 40 से 60 हजार सैनिकों की विशाल भारतीय सेना। हाँ, बहुत बड़ी सेना थी। और दूसरी तरफ मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में सिर्फ 7,000 के करीब सैनिक। 7,070 के आसपास। कागज पर तो ये एक तरफा मामला लगना चाहिए। कागज पर बिल्कुल, लेकिन जंग सिर्फ संख्या से नहीं जीती जाती। भारतीय गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो नाम के लिए तो एक थे, पर मैदान में 3 अलग-अलग सेनाओं की तरह लड़ रहे थे। मतलब उनमें कोई तालमेल नहीं था। तालमेल की भारी कमी थी। शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच पूरा भरोसा नहीं था। उनकी कमान एक नहीं थी। और अंग्रेजों की तरफ उनकी ताकत क्या थी? अनुशासन और रणनीति। हेक्टर मुनरो के सिपाही, चाहे वो अंग्रेज हों या भारतीय, एक मशीन की तरह काम करते थे। उन्हें एक साथ एक लय में गोलियां चलाना सिखाया गया था। जब वो एक साथ फायर करते थे तो सामने दुश्मन की पंक्तियों में तबाही मच जाती थी। ये बिखरी हुई बहादुरी और संगठित सैन्य विज्ञान के बीच का मुकाबला था। और इसमें संगठित विज्ञान की जीत हुई। लड़ाई कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ। 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए। और अंग्रेजों की तरफ? अंग्रेजों की तरफ हताहतों की संख्या 847 के करीब थी। मीर कासिम मैदान से भाग निकला और फिर कभी नहीं मिला। हाँ, गुमनामी में खो गया। और शुजाउद्दौला और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। प्लासी ने जो दरवाजा खोला था, बक्सर ने उसे हमेशा के लिए अंग्रेजों के लिए चौड़ा कर दिया। इसने साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति थे। बिल्कुल। एक सैन्य जीत एक बात है, लेकिन उसे राजनीतिक और आर्थिक फायदे में बदलना बिल्कुल दूसरी। और ये काम करने के लिए अंग्रेजों ने अपने सबसे माहिर खिलाड़ी को वापस बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव। वही क्लाइव जिसने प्लासी की साजिश रची थी। हाँ, क्लाइव 1765 में वापस आया। उसका काम था इस जीत को एक स्थायी व्यवस्था में बदलना। हाँ। उसने आकर 2 संधियां की, जिन्हें हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। अच्छा, 2 संधियां थीं। हाँ, पहली संधि अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई। ये तो हारे हुए पक्ष के साथ संधि थी। इसमें क्या शर्तें रख ली गईं? शर्तें बहुत चालाकी से तय की गई थीं। नवाब को युद्ध के हर जाने के तौर पर 50 लाख रुपए देने पड़े। इलाहाबाद और कड़ा के इलाके उनसे लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि अवध को एक बफर स्टेट यानी मध्यवर्ती राज्य बना दिया गया। 1 मिनट, बफर स्टेट का मतलब समझाएं। ये सुनने में एक रक्षा कवच जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इसका मतलब था कि कंपनी अवध पर कब्जा नहीं करेगी। अवध एक आज़ाद राज्य बना रहेगा, लेकिन वो कंपनी के बंगाल और पश्चिम से होने वाले हमलों, खासकर मराठों के हमलों के बीच एक दीवार का काम करेगा। अच्छा। और नवाब को अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी अपने खर्चे पर रखनी पड़ेगी। क्या बात है। मतलब अवध अपनी आज़ादी भी खो रहा था और इसके लिए पैसे भी दे रहा था। यही तो क्लाइव की चालाकी थी। अपने दुश्मन को ही अपना चौकीदार बना लो और तनख्वाह भी उसी से वसूल करो। बहुत ही शातिर। लेकिन असली दांव तो दूसरी संधि में खेला गया होगा, जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। वही संधि भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट थी। वो एक ऐसा दस्तावेज था जिसने एक व्यापारिक कंपनी को हिंदुस्तान का शासक बना दिया। इसकी शर्तें क्या थी?
इसकी शर्तों के मुताबिक बादशाह अब नाम के बादशाह रह गए थे। उन्हें कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने को कहा गया। वो एक तरह से पेंशन पर आश्रित सम्मानित कैदी बन गए थे। और इसके बदले में कंपनी को क्या मिला? इसके बदले में कंपनी को वो खजाना मिला जिसकी वो हमेशा से तलाश में थी। बादशाह ने एक शाही फरमान जारी किया जिसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, यानी इन तीनों सूबों का पूरा राजस्व, हाँ, सारा टैक्स वसूलने का अधिकार हमेशा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। इसे एक पल के लिए रुककर समझते हैं। इसका मतलब है कि भारत के सबसे अमीर और उपजाऊ प्रांतों का सारा पैसा अब कानूनी तौर पर कंपनी की तिजोरी में जाएगा। बिल्कुल। और इसके बदले में कंपनी बादशाह को सालाना सिर्फ 26 लाख रुपए देगी। सिर्फ 26 लाख। इस संधि ने बंगाल में एक बहुत ही अजीब और विनाशकारी व्यवस्था को जन्म दिया जिसे दोहरी सरकार या डुअल गवर्नमेंट कहा जाता है। दोहरी सरकार, ये सुनने में ही गड़बड़ लग रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि अधिकार किसी का और जिम्मेदारी किसी और की। दीवानी यानी पैसा वसूलने का सारा अधिकार और ताकत कंपनी के पास थी। और निजामत यानी कि प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, लोगों की भलाई करना, ये सारी जिम्मेदारियां नवाब के कंधों पर थीं। और इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पैसे? उसके लिए कंपनी नवाब को एक रकम देती थी जो जरूरत से बहुत कम थी। तो सारी ताकत और सारा पैसा कंपनी के पास और सारी सिरदर्दी और जिम्मेदारी नवाब के पास। इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ा होगा? इसका नतीजा बहुत भयानक हुआ। बंगाल की जनता दो पार्टों के बीच पिस रही थी। कंपनी के अधिकारी और एजेंट ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलने में लगे थे। उन्हें लोगों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। और नवाब कुछ कर नहीं सकता था? नवाब के पास न तो अधिकार थे और न ही पैसा। ये व्यवस्था 1765 से 1772 तक चली और इसने बंगाल को पूरी तरह से कंगाल कर दिया। इसी दौरान 1770 में बंगाल का भयानक अकाल पड़ा जिसमें करीब 1 करोड़ लोग मारे गए। 1 करोड़? हाँ, और सरकार नाम की कोई चीज मदद के लिए मौजूद नहीं थी। तो बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये वो पल था जिसने एक व्यापारिक कंपनी को सरकार बना दिया और बंगाल की असली सरकार को बेसहारा कर दिया। बिल्कुल। बक्सर ने तय कर दिया कि अब हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला साजिशों से नहीं बल्कि संगठित सैन्य ताकत और चालाक कूटनीति से होगा। बंगाल का नवाब अब कंपनी का पेंशन भोगी था और मुगल बादशाह एक कैदी। हाँ, और बंगाल से मिलने वाले बेशुमार पैसे का इस्तेमाल कंपनी ने अपनी सेना को और बड़ा करने और फिर धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करने के लिए किया। भारत को जीतने का पैसा भारत से ही वसूला गया। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। बक्सर की हार सिर्फ 3 राजाओं की हार नहीं थी, ये उस पुरानी बिखरी हुई भारतीय व्यवस्था की हार थी जो एक नई, ज्यादा संगठित और लक्ष्य पर केंद्रित शक्ति का सामना नहीं कर सकी। सोचने वाली बात है कि अगर उस दिन बक्सर के मैदान में भारतीय गठबंधन के भीतर आपसी विश्वास और एक मजबूत साझा रणनीति होती तो क्या उस दिन का नतीजा कुछ और हो सकता था? और अगर नतीजा अलग होता तो आज हमारा इतिहास कैसा होता? यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।